सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। विधिक परिदृश्य। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने हेतु अध्यादेश। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 अध्यादेश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश के द्वारा सीबीआई का कार्यकाल और ईडी का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्य बिंदु। अध्यादेशों के अनुसार सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल अब 2 साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो 2 साल पहले और 3 साल और बढ़ा देगा तो टोटल ये 5 साल का हो जाएगा। इस अध्यादेशों के अनुसार निदेशकों को उनकी नियुक्तियों के लिए गठित समितियों द्वारा मंजूर के बाद 3 साल के लिए एक साल का विस्तार दिया जा सकता है। ठीक है। वर्तमान में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। कार्यकाल निर्धारित अवधि कितना वर्ष है? 2 वर्ष। एक साल करके यानी 3 साल बढ़ाएगा तो टोटल 5 साल हो जाएगा। संशोधित किए गए कानून। सीबीआई निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन करने हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया है। इसमें संशोधन किया गया, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया है, तब जाकर के इसके कार्यकाल को बढ़ाई गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों के अनुसार ईडी निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया है। मूलभूत नियम 1922 में संशोधन। कार्मिक मंत्रालय द्वारा कार्यकाल परिवर्तन सूची में 2 अन्य पदों को शामिल करने के लिए मूलभूत नियम 1922 फंडामेंटल रूल्स 1922 में संशोधन करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे इन सेवाओं को जनहित में 2 साल के निर्धारित कार्यकाल को 2 साल तक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। सीबीआई निदेशक और उनकी नियुक्तियों के बारे में जान लीजिए यहाँ से थोड़ा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक की नियुक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 4(a) के तहत की जाती है। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 की धारा 4(a) के तहत सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शामिल होंगे। ये लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सीबीआई की जो निदेशक की नियुक्ति है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे याद ध्यान रखिए। केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश की जाएगी। ठीक है। और ये जो 3 सदस्यीय समिति होंगे, इसमें कौन कौन होंगे ये देख लीजिए। जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। अध्यक्ष के रूप में जो समिति होंगी, उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। ठीक है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके द्वारा नामित यानी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश शामिल होगा। 3 सदस्यीय समिति मिल करके सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करता है। इसके अलावा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति की संरचना में बदलाव किया गया। इसमें कहा गया कि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
2014 में जब संशोधन हुआ तो उसमें बताया गया यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तब उस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो बताया गया कि जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है, तो विपक्षी दल के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को उस सदस्य में शामिल किया जाएगा। ठीक है। अगला है प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बारे में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इस निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को की गई। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 फेरा 47 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किए जाने के साथ की गई थी। ठीक है। तो ये जो प्रवर्तन ईडी की जो स्थापना कब हुई, 1 मई 1956 को। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए किया गया था? तो विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई के रूप में इसका गठन किया था। वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक भाग है। प्रवर्तन ईडी जो है किसके अंतर्गत आता है? वित्त विभाग के अंतर्गत आता है। इस संगठन का कार्य 2 विशेष राजकोषीय विधियों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA के प्रावधानों को परिवर्तित करना है। इस संगठन का कार्य जो है 2 विशेष राजकोषीय विधियों जैसे फेमा और FEMA, फेमा और PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों को परिवर्तित करना है। ठीक है। तो ये ईडी हो गया और उधर आपका CBI हो गया। अगला टॉपिक है तलाकशुदा बेटी अविवाहित या विधवा बेटी के समान नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि एक तलाकशुदा बेटी कर्नाटक सिविल सेवा अनुकंपा के आधार पर नियुक्त नियम 1996 के उद्देश्य के लिए अविवाहित या विधवा बेटी के समान वर्ग में आएगी। पृष्ठभूमि क्या है? रिट याचिकाकर्ता की मां, जो कर्नाटक सरकार के साथ मांड्या जिला कोषागार में 2य श्रेणी सहायक के रूप में कार्यरत थी, उसकी मृत्यु के बाद रिट याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि तलाकशुदा बेटी एक अविवाहित या विधवा बेटी के समान वर्ग में आती है। जो कर्नाटक उच्च न्यायालय है उसने क्या फैसला दिया कि तलाकशुदा जो बेटी है वो एक अविवाहित या विधवा बेटी के समान वर्ग में आती है। ले रखी है तलाक और उसको बताया जा रहा है कि वो विधवा बेटी या फिर अविवाहित के रूप में वो काउंट की जाएगी, और इसलिए एक तलाकशुदा बेटी को अविवाहित या विधवा बेटी का समान माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कर्नाटक सिविल सेवा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नियम 1996 को देखते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उस समय प्रचलित मानदंडों के अनुसार तलाकशुदा बेटी के लिए अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। जिसने तलाक ले लिया है उसके लिए अनुकंपा पर कोई नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केवल अविवाहित या विधवा बेटी, अविवाहित होना चाहिए या फिर विधवा बेटी, जो मृतक महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय पर निर्भर है और उसके साथ रह रही है, वो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र कहा जा सकता है। जिस भी कर्मचारी का यदि मृत्यु हुआ है ना और उसी मृतक पर निर्भर थी वह अविवाहित बेटी या फिर विधवा बेटी,
तो उसकी अनुकंपा के आधार पर उसकी नियुक्ति के वो पात्र होगा। कर्नाटक सिविल सेवा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नियम 1996 में तलाकशुदा बेटी शब्द को बाद में 2021 में एक संशोधन द्वारा नियमों में जोड़ा गया। अतः तलाकशुदा बेटी अविवाहित या विधवा बेटी के समान नहीं है। ये बताया रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोला गया है कि जो नियम 1996 है उसमें तलाकशुदा बेटी जो शब्द है वो बाद में जोड़ा गया, 2021 में एक संशोधन के द्वारा नियम बनाकर उसमें जोड़ा गया था। तो आप इतना समझ जाइए कि तलाकशुदा बेटी जो है अविवाहित बेटी या फिर विधवा बेटी के समान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अदालत ने यह भी कहा कि रीट याचिकाकर्ता ने मृतक कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद आपसी सहमति से तलाक की डिग्री के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत तलाक की कार्रवाई शुरू की थी। बोला मृत्यु के तुरंत बाद ये ऐसा काम हुआ था तलाक वाला। इससे पता चलता है कि केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के उद्देश्य से आपसी सहमति से तलाक की डिग्री प्राप्त की गई है। ठीक, इसलिए जिस समय कर्मचारी की मृत्यु हुई वह एक विवाहित बेटी थी और इसलिए उसे नियम 1996 के नियम 2 के तहत परिभाषित आश्रित भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए भले ही यह मान लिया जाए कि तलाकशुदा बेटी अविवाहित बेटी और विधवा बेटी एक ही वर्ग में आ सकती है, परंतु इस मामले में जिस तारीख को कर्मचारी की मृत्यु हुई थी यहाँ प्रतिवादी तलाकशुदा बेटी नहीं थी, क्योंकि उसने कर्मचारी की मृत्यु के बाद आपसे सहमति से तलाक प्राप्त किया था। इसलिए प्रतिवादी अपनी मां और मृत कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगी। पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए कहा था। यहाँ बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी की मृत्यु, जो महिला कर्मचारी की मृत्यु हुई है उसकी एक बेटी है, उसकी पहले शादी हो रखी है कहीं, ठीक है, और जब उसकी माँ की मृत्यु हुई उसके बाद उसने तलाक लिया है। इस तलाक इस उद्देश्य से लिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तलाक इस उद्देश्य से लिया गया होगा कि तलाक लेंगे तो निर्भरता कहाँ आएगी कि ये माँ पे निर्भर थी, इसलिए इस अनुकंपा के आधार पर इसे नियुक्ति मिल जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। एक पहल अभियान, एक पहल ड्राइव भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों के लिए न्याय को सुरक्षित किए जाने वाली पहली सुपुर्दगी के रूप में मान्यता देती है। एक सफल और जीवंत लोकतंत्र की पहचान यह है कि प्रत्येक नागरिक को न केवल न्याय की गारंटी दी जाए बल्कि वह भी ऐसा जो न्याय संगत हो। अतः कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 सितंबर 2021 को घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है। प्रमुख बिंदु, जैसा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में एक पहल अभियान शुरू किया है। यह अभियान न्याय विभाग और नालसा द्वारा शुरू किया गया था। यह अभियान भारत में नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच की आकांक्षा को साकार करना चाहता है। टेली लॉ का माध्यम प्रभावी रूप से पैनल वकीलों द्वारा लाभार्थियों को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर करने वाले लाभार्थियों को पूर्व मुकदमे संबंधी सलाह परामर्श प्रदान करता है। इस अभियान के लॉन्च पर
5480 हितग्राहियोयों का पंजीयन लॉगिन किया गया है। इस लॉगिन ड्राइव ने लाभार्थियों के दैनिक औसत पंजीकरण की तुलना में 138% की वृद्धि दर्ज की है। CSCS पर क्षेत्रीय भाषाओं में 25,000 से अधिक बैनर प्रदर्शित किए गए हैं। अगला टॉपिक है गो हत्या पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। गो हत्या पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से ज़्यादा ऊपर है। गाय का मांस खाना कभी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है। प्रमुख बिंदु: गौ हत्या के आरोपी जावेद की जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि सरकार को संसद में बिल लाकर गाय को मौलिक अधिकार में शामिल करते हुए राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा और उन लोगों के विरुद्ध कड़े कानून बनाने होंगे जो गायों को नुकसान पहुंचाते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गौ रक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है। गाय इस देश की संस्कृति है और उसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे आप हो किसी भी धर्म के से ताल्लुक क्यों न रखते हो। गौ की रक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से ज़्यादा ऊपर है। गाय का मांस खाने को कभी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है। इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सुझाव दे चुका है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया था कि वह केंद्र सरकार के साथ समन्वय में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। गो हत्या का निषेध संविधान के अनुच्छेद 48 में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। गौ हत्या पर सुप्रीम कोर्ट 2005 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत में विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा बनाए गए गौ हत्या विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। भारत के 29 राज्यों में से 24 में गौ हत्या पर प्रतिबंध है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निवारण कानूनों के तहत पूरे भारत में पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोमांस और चमड़ा उद्योगों को राहत देते हुए जुलाई 2017 में अपने फैसले में मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध को निलंबित कर दिया था। अगला टॉपिक है खासी उत्तराधिकारी संपत्ति विधेयक 2021। हाल ही में मेघालय राज्य की एक जिला स्वायत्त परिषद द्वारा खासी उत्तराधिकारी संपत्ति विधेयक 2021 खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 पेश करने की घोषणा की गई है। इस विधेयक का उद्देश्य खासी समुदाय में भाई बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का समान वितरण करना है। विधेयक के उद्देश्य एवं लक्ष्य: माता पिता की संपत्ति का भाई बहनों के बीच समान वितरण। माता पिता को यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि वे अपनी संपत्ति विरासत में किसको देना चाहते हैं। भाई बहन में से किसी के भी द्वारा गैर खासी व्यक्ति से विवाह करने और जीवन साथी के रीति रिवाजों और संस्कृति को स्वीकार करने पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिए जाने पर रोक लगाना। उल्लेखनीय है कि यदि यह प्रस्तावित विधेयक लागू कर दिया जाता है तो यह खासी जनजाति की सदियों से चली आ रही मातृवंशीय विरासत की प्रथा में परिवर्तन करना होगा। विधेयक की आवश्यकता: कई बार वयस्क पुरुषों को ऋण लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास जमानत के रूप में दिखाने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। जब कभी किसी दंपति के कोई संतान नहीं होते हैं और उसका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी भी नहीं होता तो प्रथा के अनुसार उनकी संपत्ति पर उनके कबीले का अधिकार हो जाता है। इस सब की वजह से बच्चों द्वारा अपने माता पिता के खिलाफ मुकदमेबाजी के मामले देखने पड़ते हैं।
उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए कोर्ट ऑन व्हील्स। 15 अगस्त 2021 को देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने मोबाइल ई-वैन कोड का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। उसने मोबाइल ई-वैन कोड का शुभारंभ किया है। उत्तर भारत में मोबाइल कोड का शुभारंभ अपनी तरह का पहला होगा। पहले चरण में उत्तराखंड के 5 जिलों पिथौरागढ़, पंचावत, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली में मोबाइल ई कोड शुरू किए जाएंगे। कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021। अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया गया है। विदित हो कि इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने हेतु 2012 में पूर्वव्यापी कानूनों का उपयोग करके की गई है मांगों को वापस लेने का प्रयास है। विधेयक से संबंधित बिंदु। इस विधेयक के माध्यम से 28 मई 2012 के पूर्व किए गए भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कोई कर की मांग नहीं की जाएगी। ठीक है। इस विधेयक के माध्यम से पूर्वव्यापी कानूनों से संबंधित मामलों में फंसी कंपनियों द्वारा भुगतान की गई राशि को बिना ब्याज के वापस लेने का भी प्रस्ताव किया गया है। अब देखिए विधेयक का महत्व क्या है। पूर्वव्यापी कर से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करना, निवेश अनुकूलित वातावरण बनाने में सक्षम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार। चलिए अगला टॉपिक है इटली मरीन विवाद। इटली मरीन विवाद। जून 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इटली मरीन विवाद मामला खत्म कर दिया है। विदित हो कि इटली की सरकार ने पीड़ितों को 10 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। ठीक है, कितना दिया? 10 करोड़ का मुआवजा दिया पीड़ितों को। इससे पूर्व अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत एवं इटली के मध्य चल रहे इतालवी मरीन मामले, कौन सा मामला था? इतालवी मरीन मामला। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इतालवी मरीन मामला किन दो देशों के बीच में विवादित मामला है? तो इंडिया और इटली। इस फैसले के तहत भारत की इस दलील को खारिज कर दिया गया कि इतालवी नागरिक जिन पर भारतीय मछुआरों को मारने का आरोप है के विरुद्ध भारतीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। ये मामला खारिज कर दिया गया कि भारतीय न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मामला क्या है कि इटालियन जो लोग हैं वो भारतीय मछुआरों को मारने का आरोप है। इसी के साथ ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय में कहा कि इतालवी नागरिकों के कृत्यों ने भारत यूएनसीकॉस की समुद्री संधि के अनुच्छेद 87(1) क तथा 90 के तहत भारत की नौवहन संप्रभुता का उल्लंघन किया है। इसके अतिरिक्त ट्रिब्यूनल ने इस घटना के संदर्भ में जमुना लाल के नुकसान की भरपाई हेतु भारत को मुआवजा देने हेतु इतालवी कंपनी को आदेशित किया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो इतालवी नागरिक हैं इनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं वो भारत की नौवहन संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विदित हो कि वर्ष 2012 में भारतीय तटरक्षक पुलिस ने एक इतालवी टैंकर एनरिका लेक्सी पर तैनात 2 नाविकों एवं 2 मछुआरों को गोली मारने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। 2012 में भारतीय तटरक्षक पुलिस ने एक इतालवी टैंकर एनरिका लेक्सी पर तैनात 2 नाविकों एवं एक मिनट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मामला था वो मरने वाला कौन था? तो मरने वाला था एनरिका लेक्सी पर तैनात 2 नाविक एवं 2 मछुआरे थे। ये कहाँ के थे? ये इटली की तरफ के थे, इतालवी टैंकर पर थे ये। और मारा कौन था? तो भारतीय तटरक्षक पुलिस ने एक इतालवी टैंकर एनरिका लेक्सी पर, मतलब इंडियन लोग मारा था भारतीय तटरक्षक पुलिस ने।
और इसलिए इसको हिरासत में लिया गया था। ये मामला था। ठीक है, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 की मंजूरी प्रदान की है। विदित हो कि यह अधिनियम आवश्यक रक्षा सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल पर या किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाता है। मुख्य बिंदु: उल्लेखनीय है कि आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को जुलाई 2021 में पेश किया गया, जो जून 2021 में जारी किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाले आयुध कारखानों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने पर रोक लगाना है। गौरतलब है कि इसमें अनिवार्य रक्षा सेवाओं में संलग्न किसी भी औद्योगिक संस्था या इकाई में हड़ताल या तालाबंदी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। विदित हो कि बिजली, पानी, गैस परिवहन आदि बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति करने वाले उपक्रम जन उपयोगी सेवा प्रदाता के दायरे में आते हैं। हड़ताल का अधिकार: हड़ताल के अधिकार को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 एक मौलिक अधिकार के रूप में कुछ स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, जैसे वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक हथियार के बिना सम्मेलन का स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने का अधिकार, पूरे भारत में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने की स्वतंत्रता। हालांकि भारत के संविधान में हड़ताल को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1958 के मामले में यह कहकर सुलझा लिया कि हड़ताल मौलिक अधिकार नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है। भारत ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत हड़ताल को एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021। किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 1 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी प्रदान की है। मुख्य बिंदु: यह अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करता है। विदित हो कि किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 28 जुलाई 2021 को राज्यसभा तथा 24 मार्च 2021 को लोकसभा में पारित किया गया था। यह संशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि न्यायालय के अलावा जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित गोद लेने का आदेश दे सकेंगे। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। संसद ने किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2020 को बदलने के लिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 को पारित किया था। यह अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों जुवेनाइल के ऊपर बालिगों के समान मुकदमों चलाने की अनुमति देता है। इस अधिनियम में गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को शामिल किया गया है। अधिनियम ने हिंदू दत्तक ग्रहण व रख रखाव अधिनियम 1956 और वार्ड के संरक्षक अधिनियम 1890 को अधिक सार्वभौमिकता रूप से सुलभ दत्तक कानून के साथ बदल दिया है। अधिनियम गोद लेने से संबंधित मामलों के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को वैधानिक निकाय बनाता है। यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन पोषण एवं उन्हें गोद लेने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है अंतर्देशीय पोत विधेयक। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 इनलैंड वेसल्स बिल 2021 को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें अंतर्देशीय जहाज़ों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करने
संबंधी प्रावधान किए गए हैं। विदित हो कि यह विधेयक अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करेगा। अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 के बारे में जान लीजिए। इस विधेयक में राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग कानून के बजाय पूरे देश में एक संयुक्त कानून का प्रावधान किया गया है। एक अलग अलग कानून के बजाय एक कानून बना है। इस नए कानून के अंतर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में समान रूप से मान्य होगा। इस नए कानून के अंतर्गत यांत्रिक रूप से संचालित सभी जहाज़ों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है तथा साथ ही साथ गैर यांत्रिक रूप से संचालित सभी जहाज़ों को भी जिला या तालुक क्षेत्र या पंचायत या गांव स्तर पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अगला टॉपिक है न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन समिति। जस्टिस आर.वी. रविंद्रन कमेटी। त्वरित प्रसंग। 27 अक्टूबर 2021 को उच्चतम न्यायालय ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के इस्तेमाल के आरोप की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञ, डिजिटल फॉरेंसिक नेटवर्क एवं हार्डवेयर के विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन करेंगे। तकनीकी विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति में नवीन कुमार चौधरी, प्रभाहरन पी और अश्विनी अनिल गुमास्ते हैं। ये न्यायमूर्ति रविंद्रन को रिपोर्ट करेंगे। मतलब ये जो पेगासस मामले पर जो समिति 3 सदस्यीय समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश थे आर.वी. रविंद्रन करेंगे। इसमें 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल हैं? तो नवीन कुमार चौधरी, प्रभाहरन पी और अश्विनी अनिल गुमास्ते। समिति के कार्य क्या ये देख लीजिए। क्या केंद्र राज्य ने स्पाईवेयर खरीदा? समिति का कार्य यह है कि क्या केंद्र या फिर कोई राज्य ने स्पाईवेयर खरीदा? क्या देश के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भारत या किसी भी राज्य सरकार या किसी भी केंद्रीय या राज्य एजेंसी ने पेगासस का स्पाईवेयर खरीदा? व्हाट्सएप खातों की हैकिंग पर क्या हुआ? पेगासस का उपयोग कर नागरिकों के व्हाट्सएप खातों की हैकिंग के बारे में वर्ष 2019 में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद केंद्र ने क्या कदम उठाए कार्रवाई की? पेगासस इस्तेमाल हुआ तो क्या सही था? पीड़ितों की जानकारी लेने के लिए अगर किसी घरेलू या विदेशी एजेंसी ने पेगासस का उपयोग किया तो क्या यह प्रयोग प्रोटोकॉल के तहत अधिकृत था? किसी से भी पूछताछ करने का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि समिति जो प्रक्रिया अपनाने चाहे वो अपना सकती है और जांच के संबंध में किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित होगा। उल्लेखनीय है कि प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देने मात्र से न्यायालय मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। समिति के सदस्य हैं डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान वी.वी. गांधीनगर के साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल फॉरेंसिक विभाग के डीन हैं। शिक्षा और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में 2 दशक का अनुभव है इनके पास। डॉक्टर प्रभाहरन पी, अमृता विद्यापीठम केरल के इंजीनियरिंग स्कूल के प्रोफेसर हैं। 2 दशक का तजुर्बा है इनके पास। मालवेयर का पता लगाने और साइबर सुरक्षा ढांचे तैयार करने व AI में विशेष रुचि है। डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमास्ते IIT मुंबई में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। 20 अमेरिकी पेटेंट इनको मिले हैं। 150 से अधिक शोध प्रकाशित कर चुके हैं। विक्रम साराभाई अनुसंधान व शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से पुरस्कृत हैं। तो ये 3 सदस्यीय समिति है। अगला टॉपिक है पैनोरमा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बार देखिए। PDF और इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। ओके बाय, थैंक यू।